हेलो बेटा। तो सबसे पहले वेलकम इन सीए फाउंडेशन क्लासेस। आपका सीए फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। थोड़ा सा कुछ अलग अब करना शुरू करते हैं, क्योंकि आई थिंक आप समझ सकते हैं कि लास्ट एक सवा महीने डेढ़ महीना या जितना भी दिन हो गए हैं, यूट्यूब भी खूब देख लिया होगा। तो वी शुड बी a little bit serious about our career as well। हाँ, मुझे पता है, हो सकता है कुछ बच्चों के पेपर भी रहते हों अभी, लेकिन कोई बात नहीं। सब जैसे सब कुछ अच्छा होगा वैसे ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं बात करता हूँ। हो सकता है आज की जो क्लास है इसके अंदर कुछ बच्चे नए हैं, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को वेलकम। और मेरा नाम मैं एक बार दोबारा से बता दूं, विशाल शर्मा, ठीक है ना। और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए सर्व करता हूं और आपका लास्ट 16 ईयर अराउंड का मेरा एक्सपीरियंस है सीए के बच्चों को सर्व करने का, ठीक है बेटा। तो आइए, और मेरा मन है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, कॉन्सेप्ट को आपको सर्व करूं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हाँ जी, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पे बेटा जी मेरी पहली क्लासेस भी हो सकता है कुछ बच्चों ने देखी हों। जो बच्चे, अगर मैं बात करूं, रिसेंटली ज्वाइन करा है उन्होंने हो सकता है ना देखे हों, तो दैट्स नॉट एन इशू। उसका लिंक आपको सर्व कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी पिछली कुछ एक दो क्लासेस के अंदर चालू करा था एक चैप्टर, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली थोड़ा सा एक चाहता हूँ कि अगर वो डायरेक्टली भी आज की क्लास ही देख पा रहे हों तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना मेरा पर्पस है बेटा। तो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एक चैप्टर बेटा मैंने चालू किया था और मैंने बच्चों को बताया था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कि सेंटर टेंडेंसी का वर्ड का मतलब जो होता है वो क्या होता है बेटा, एवरेज। और अगर कोई तुमसे ये भी पूछ ले बेटा, ध्यान रखना अब पढ़ाई ऐसी करना कि सिर्फ ये नहीं बस पढ़ के आ गए, कि अगर कोई तुमसे पूछ भी लेना लेमैन, जिसको शायद खुद आपको ऐसा भी लगे कि यार इसको क्या समझाइए, तो खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं, अगर वो भी पूछ ले तो आपकी क्लैरिटी में, आपके वर्ड्स में इतना पोटेंशियल हो कि आप उस इंसान को भी अपनी बात को समझा सको, ठीक है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड जो आपको अपने इस सीए की जर्नी के अंदर आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। यहां पे हर चीज के पीछे आपको क्या लगाना है, क्यों वर्ड लगाना है, कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। ऑब्वियसली कुछ हम नियर बाय फ्यूचर में, और आप सभी को पता है लॉकडाउन हमेशा तो रहेगा नहीं, जब ओपन होगा, और उससे पहले भी हम कुछ लाइव सेशंस भी रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइव सेशंस रखेंगे जो कि इस तरीके का लाइव सेशन हो जिसमें किसी बच्चे को दिक्कत ना है, क्योंकि एक्चुअली लाइव सेशंस में इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है बच्चों की तरफ से। कुछ बच्चे मोबाइल डेटा से चला रहे होते हैं तो क्या होता है, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि हमें सबको सर्व करना है तो हमें सबको ध्यान में रखते हुए आपका हम इस मोड में आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। खैर, लेकिन इंटरेक्शन की कमी कभी नहीं रहेगी बेटा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद मी। तो सबसे पहले सेंटर टेंडेंसी वर्ड की अगर बात करते हैं, और यहाँ पे आपका एवरेज मैंने बताया, और अगर कोई बोले तो मैं यहाँ पे एवरेज के लिए भी एक डेफिनेशन जो कि मैंने पहली क्लास में भी लिखवा दी थी, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। और बच्चों, अगेन जैसे कि मैंने बता ही दिया, नए बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं ये बात, और उन्हीं की वजह से सारी बात रिपीट भी कर रहा हूं। तो फॉर्मूलास, यानी कि आज और आज के बाद अगर कभी भी वर्ड मेजर की बात हो तो समझ जाना, मेजर का मतलब होता है वो तरीका
वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, वो मेथड जिससे आप डिजायर्ड कैलकुलेशन कर पाओ, किसी चीज को क्वांटिफाई कर पाओ। मान लिया मुझे अपना वेट मेजर करना है, तो मैंने पूछा भाई मेजरमेंट देना किसी पर्सन से, मैंने कहा तो वो मुझे, अगर उसके पास सभी तरीके के मेजरमेंट होंगे तो वो मुझे क्या देगा, वेइंग मशीन। अगर मेरे को अपनी हाइट मेजर करनी है और मैंने किसी मेजरमेंट की शॉप वाले से बोलना कि मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, मेजरमेंट देना, तो बेटा अब तो वो वेइंग मशीन नहीं देगा ना, अब वो क्या देगा, किसी तरीके का स्केल या इंच टेप देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मेजरमेंट का मतलब होता है वो तरीका, वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो मेथड जिससे आप किसी चीज को क्या करते हो, क्वांटिफाई करते हो। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए, तो मेजर वर्ड का मतलब फॉर्मूलास और सेंटर टेंडेंसी वर्ड का मतलब एवरेज। तो कहीं ना कहीं आप मुझसे यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बेटा, फॉर्मूलाज ऑफ एवरेज। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे आपका मैंने बता दिया था बाकी बच्चों को, मैं आगे से ही चालू करूंगा, और लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरव्यू देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक तो बेटा जी इस चैप्टर के अंदर मेथड्स के नाम पे मीन पढ़ाया जाएगा, एक आपका मीडियन पढ़ाया जाएगा और एक आपका मोड पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बेसिक चैप्टर, लेकिन आइए देखिए इन बेसिक चैप्टर में ही हम क्या अलग सीखते हैं। जो नया चैप्टर होगा बेटा, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, वो तो मैं अगर कुछ भी हल्का फुल्का ही बताऊंगा तो उसमें क्या लगेगा आपको कि हाँ यार ये तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जो मैं तो कह रहा हूँ वो चैप्टर की बात करते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उसके ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जरा देखिए मीन, मीडियन, मोड। बेटा यहाँ पे हमने सभी बच्चों को बता दिया था मीन का मतलब मैथमेटिकल एवरेज बताया था बेटा। मीन का मतलब क्या बताया था बच्चों, मैथमेटिकल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज भी मैंने 3 काउंट कर दिए थे बेटा, AM, GM और HM। ठीक है, मीडियन के लिए भी बच्चे मैंने बता दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप पुरानी वाली क्लासेस देख लोगे, 1-2 क्लासेस ही अभी करी है मैंने, तो आपको बड़ी आसानी से ये सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखिए यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अर्थमेटिक मीन की लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना शुरू किया था, और अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो थी, अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो आपका यहां पे क्या कर दी थी बेटा, सर्व कर दी थी। ठीक है ना, हाँ जी बेटा, तो अर्थमेटिक मीन जो था वो मैंने बेसिकली क्या करा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी आपके साथ। तो अब जरा देखिए यहाँ पे मैं वही प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ा रहा हूँ, और कुछ बच्चों के साथ मेरा लाइव सेशन भी हुआ था, और लाइव सेशन हुआ था लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर बीच में बच्चे बार बार क्या कर पा रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार हो क्या रहा था कि बच्चे रूम से आउट हो पा रहे थे, जो आपका मीटिंग रूम था। खैर, मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपसे इस समय पे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या बोला मैंने बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में मैंने बेटा एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, और वो एक प्रॉपर्टी जो थी मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। और वो एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी थी, और डिस्कस करी थी बच्चे क्या, कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम arithmetic mean will always be equals to
0। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं पूरी प्रॉपर्टी तो प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हल्का हल्का बता देता हूं कि आपका इस में क्या कहा गया था। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ये आपका मैंने आपका एक प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास के अंदर यहां पे बताई थी बेटा। इसका मतलब बता देता हूं बच्चे। इसका मतलब था आपका सम वर्ड की वजह से ये वाला साइन आता था, और आपका डेविएशन वर्ड की वजह से, डेविएशन का मतलब, जो बच्चे नए हैं वो खास तौर से ध्यान दें, डेविएशन का मतलब है कि अगर x की सभी वैल्यू में से किसी कॉमन नंबर को माइनस कर दो, तो उसे क्या कहा जाता है? डेविएशन। तो बेटा जी जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें कि जैसे ही वर्ड डेविएशन आपको समझ में आए, समझ जाना बेटा x में से कुछ ना कुछ क्या हुआ है बेटा? माइनस। x में से कुछ ना कुछ क्या हुआ है? माइनस। लेकिन अब ठीक है, माइनस तो हुआ है क्योंकि डेविएशन वर्ड का मतलब बता ही दिया मैंने कि x की वैल्यूज में से माइनस करना। लेकिन देखो यहां क्या लिखा है? सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि ये समझ में आ गया कि x की सभी वैल्यू में से माइनस हुआ है और कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या? अर्थमेटिक मीन माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? अर्थमेटिक मीन। और आपका ये हमेशा किसके बराबर होगा? It will always be equals to 0. So that was the property जो मैंने यहाँ पे बच्चे आपका प्रूव करके बताई थी, और एग्जाम्पल में तो मैं अभी भी प्रूव कर सकता हूँ। और देखिए 2 मिनट लगेंगे, और मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे, एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपका डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखो, मान लिया x वैल्यू मैंने ले ली 2, 4, 6, 8, 15, ये आपकी मैंने वैल्यूज ले ली। ठीक है बेटा। तो ये वैल्यूज लेने के बाद अब आप सबको पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो आइए यहीं पे साइड में कर देता हूं, और एक मिनट रुकना बेटा। हाँ जी, तो अब जरा देखो, यहां पे आपका मैंने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहा। तो अर्थमेटिक मीन वैसे तो आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन अगेन मैं सब कुछ बताने में इंटरेस्टेड हूं कि आपको पहले से क्या पता होना चाहिए क्या नहीं पता, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो यहां पे देखिए आपका 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस में आपका कितना? 15, और डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आई थिंक आप सबको पता है कि इन सबको प्लस किया जाएगा। ठीक है ना? तो आपका 35 आएगा, और 35 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा तो अर्थमेटिक मीन कितना बेटा? आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? अब x की सभी वैल्यू में से मैं x बार माइनस करता हूं, और आपका x बार माइनस करेंगे तो देख लो बेटा, 2, 4, 6, 8, 15, इन सब में से मुझे क्या करना है बेटा? माइनस करना है। मुझे क्या करना है? मुझे इसमें से माइनस, और माइनस बेटा जी क्या नंबर करना है? अर्थमेटिक मीन, जो कि आपका कितना है बच्चे? 7। तो इन सब में से मैं यहां पे क्या करता हूं? 7 माइनस कर देता हूं, और 7 माइनस करने पे आपका आ रहा है कितना? आ रहा है बेटा? चलो चेक करें। तो ये वैल्यूज देख लो, और ये आ रहा है -5, -3, -1, +1 और +8। तो एज यू कैन सी होपफुली यहां तक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं एक बार चेक कर लूं कहीं ऐसा ना हो आपका क्लास की डिस्प्ले में से हट जाए। तो नहीं दिख रहा है प्रॉपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका x - x बार
इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डेविएशन। डेविएशन का सम आपका 0 आता है। और देख लो आप यहां पे अगर मान लिया इन सभी को आप क्या करोगे, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो क्वाइट दिख रहा है आपको, -5 -3 -8 +8 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लासेस में नहीं देखी है तो वो इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, और अब मैं इनफैक्ट यहाँ पे आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक आपको दिख गया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरा पर्पस था कि एक तो ये समझाना डेविएशन वर्ड क्या होता है। तो आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि अगर x की सभी वैल्यू में से किसी भी नंबर को आप माइनस करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेविएशन। तो आइए अब आगे की प्रॉपर्टीज। हालांकि बेटा ये पूरी बात जो मैंने थी इसको और डिटेल में, अभी तो फिर भी मेरे माइंड में बात आ रही है बोलने के लिए, लेकिन मैं कर्टेल कर रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में वो सारी बात बोल दी है। तो कहीं ना कहीं इस क्लास में भी रिपीटिशन ना हो जाए, तो इसलिए मैंने वो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। आगे देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहले यहां पे मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं आप लोगों के साथ प्रॉपर्टी सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मैं लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। और देखिए, इस प्रॉपर्टी का नाम है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। हो सकता है आप लोगों को लगे अरे सर क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो बेसिक है, हम तो डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो बिल्कुल मैंने ये तो कभी कहा ही नहीं कि आपने डिस्कस नहीं करी हो, लेकिन बच्चे आपका यहाँ पे फाउंडेशन लेवल्स पे इस प्रॉपर्टी का अच्छा खासा रोल है। और देखिए, ये प्रॉपर्टी है बेटा जब दो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है ना, दो अलग अलग ग्रुप है और इन ग्रुप्स का हाँ जी, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स का हम नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं जरा देखिएगा बेटा। एक का नाम रख देता हूं ग्रुप ए और एक का नाम रख देता हूं ग्रुप बी। तो ग्रुप ए का जो नंबर होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा Na से और ग्रुप बी के नंबर को Nb से, ठीक है ना। इसके अलावा आपका दोनों ग्रुप के जो एवरेज होंगे यानी कि अर्थमेटिक मीन, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए से और अर्थमेटिक मीन ऑफ बी से, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर कोई मुझे ये कहे कि सर भाई ऐसा है, हमें इन दोनों ग्रुप्स का एक साथ मीन निकालना है। क्या निकालना है? एक साथ मीन निकालना है। तो बेटा जी उसी को कुछ और नहीं, आपका क्या कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अब इसको निकालते कैसे हैं जरा देखिए। यहां पे मैं फॉर्मूला आपके सामने मेंशन कर रहा हूं और x बार ए बी बराबर होगा Na x बार ए के और Nb x बार बी के और होल डिवाइडेड बाय आपका Na प्लस में Nb। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, जो आज आप कोई पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, आप पहले भी इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, देखो जैसे आपके साथ डिस्कस करता हूं, बच्चे क्या बोलते हैं, कहते सर आप हर बात में ना इंटरेस्टेड हो, क्यों कैसे, बिल्कुल आप बार बार बोलते भी हो ये बात। मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं। तो बच्चे ने कहा सर ये पूछना था कि अर्थमेटिक मीन वाली क्लास में जब आपने हमें अर्थमेटिक मीन बताया
तो आपने बताया भाई कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, डेफिनेशन लिखवाई सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला। कहते सर देखो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, मैंने कहा है। कहते सर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है तो एक तरीके से देखा जाए है तो मीन ही, मैंने कहा बिल्कुल है, मना नहीं कर रहा मैं, दो ग्रुप्स का कंबाइंड करके मीन बता रहे हैं। कहते इसमें ये कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे आइए प्रूव करते हैं। और बच्चे आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों के कोर्सेज में प्रूवमेंट का पेपर ही नहीं है आप लोगों का, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं ना कहीं सीए, सीएस, सीएम में इन कोर्सेज में एक ही रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, क्लैरिटी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लैरिटी की। तो अगर क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है तो बेटा इस वजह से हम भी कुछ जगहों पे ना चाहते हुए भी प्रूवमेंट पे आ जाते हैं, लेकिन प्रूवमेंट याद करनी जैसे स्कूल लेवल में थ्योरम्स याद करते थे ऐसी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तुम लोगों का जैसे होता था ना कि स्कूल लेवल में कुछ बच्चों के पास जिनके पास मैथ्स हो तो 12th में आता था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, आता था ना कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करते थे 10th 12th में या 11th में जब भी आता था। तो वहां पे अभी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रूवमेंट कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना ये बात समझ लो। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट आता है, लेकिन क्लैरिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हम कई बार थोड़ा बहुत छोटी छोटी प्रूवमेंट्स पे भी चले जाते हैं। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चे ये बात जो मैं बोलने वाला हूं ये भी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं। देखो आप सबको पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तुमने कहा सर बिल्कुल यही होता है। तो बच्चे इसका मतलब एक तरीके से आप सबको दिख रहा है कि ये जो एन है ये इस तरफ डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कि हाँ सर बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मान लिया ये इस तरफ डिवाइड है और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका बच्चे इसको फिर क्या कहा जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या कहा जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा आप इस बात को भूलना मत। ये छोटी छोटी बातों से ही आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो और इन छोटी छोटी बातों की वजह से ही आप परेशान हो सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा। तो यहाँ पे जरा देखो कि आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एक्स की सभी वैल्यूज का टोटल, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे जैसे कि तुम लोगों ने मुझे कहा सर इसे प्रूव करके दिखाओ, तो मैंने कहा भाई देखो एक बात सुन लो, फॉर्मूला तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि जब एन ए और एक्स बार ए मल्टीप्लाई करोगे एज पर द फॉर्मूला यही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं दिख रहा कि एन ए और एक्स बार ए से ए ग्रुप का टोटल आ जाएगा, ए ग्रुप की वैल्यूज का क्या आ जाएगा बच्चे, टोटल आ जाएगा। तुमने कहा हाँ आ जाएगा सर। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब मैंने कहा कि जब ये एन बी और एक्स बार बी का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तुमने कहा हाँ सर दिख रहा है ये भी, तो बेटा कहीं ना कहीं आपका बी ग्रुप्स की वैल्यूज का टोटल नहीं आ जाएगा। तुमने कहा हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, और होल डिवाइडेड बाय आपका एन ए प्लस एन बी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना मैंने, हाँ सर। तो बच्चे एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब ए ग्रुप का टोटल भी लिखा हुआ है बी ग्रुप का भी टोटल लिखा और बीच में किसका साइन दिखा रखा है, प्लस का, तो जब इन दोनों ग्रुप्स के टोटल को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ बोथ द ग्रुप्स। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल ऑफ बोथ द ग्रुप्स। और एन ए प्लस एन बी लिखा है तो ये भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बोथ द ग्रुप्स। तो ये जो भी मैंने किया छोटी सी बात थी, लेकिन बिल्कुल बेटा मन में वहम नहीं रखना और आपका डिस्कस जरूर करना है हमारे साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स का टोटल आपके सामने दिख लिया, तो और नीचे नंबर्स भी लिख दिया। तो जो मैंने डेफिनेशन बोली थी आपको पहली क्लास के अंदर कि अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में यही कर रहा है, सम, ये फॉर्मूला एक्चुअल में यही कर रहा है, सम
डिवाइडेड बाय नंबर, सम डिवाइडेड बाय नंबर। होपफुली आपको क्लियर होगी बात। हाँ जी, ठीक है ना, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो आइए जरा देखते हैं और आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ जी, अब जरा देखो, ये प्रॉपर्टीज बस ये फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए नहीं बताई। देखो इसकी ना कुछ आपके शॉर्टकट्स भी हैं, और वो क्या शॉर्टकट्स हैं मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए प्लीज, शॉर्टकट्स हैं बेटा, जैसे कंडीशन के साथ होते हैं बेटा शॉर्टकट्स। देखो, इफ Na बराबर होगा Nb के, अगर Na ए ग्रुप के नंबर और बी ग्रुप के नंबर आपस में क्या है, बराबर है। मैंने कहा अच्छी बात है, बराबर है। तो अगर Na बराबर Nb के होगा, देन अगर Na बराबर Nb के होगा, देन x बार a x बार ए बी बराबर होगा x बार a प्लस x बार b डिवाइडेड बाय 2। x बार a प्लस x बार b डिवाइडेड बाय 2। आपने कहा सर ऐसा क्यों? अगर आप जस्टिफाई करवाना चाहते हो तो मैं कर देता हूं। देखो यहां पे देख लीजिएगा, और हाँ जी, देखो आप सबको पता है कि दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, है ना, ये मेन फॉर्मूला है। अब यहां पे इन्होंने कंडीशन क्या लगाई, इफ कंडीशन हो गई ना बेटा, इफ, हाँ जी, इफ Na बराबर Nb के होगा। तो अगर Na और Nb बराबर होंगे तो बेटा आप इस फॉर्मूले में देखना क्या चेंजेस आएंगे। इस फॉर्मूले में एक ही चेंजेस दिख रहे हैं बेटा, और क्या कि भाई आपका Na x बार ए प्लस में Na x बार बी, ठीक है ना। क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपका, Na x बार ए और Na x बार बी। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं देखने में दिक्कत होगी आप लोगों को, बड़ा ही लिखना पड़ेगा। और देखिए Na x बार ए और Na x बार बी, ठीक है बेटा। तुमने कहा दोनों जगह Na लिख दिया आपने, बेटा लिखूंगा ही, क्योंकि क्या कंडीशन है, Na बराबर Nb के, और नीचे भी बेटा जी आपको क्या लिखूंगा, Na और प्लस में Na कर सकता हूं ना मैं आपका, Na की जगह Na और Nb की जगह भी Na, इनफैक्ट या चेंज कर लो, हर जगह Nb लिख दो, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। अब अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो क्या चेंजेस होंगे इसमें। ऊपर से Na कॉमन आ गया, ऊपर से Na कॉमन आ गया ना, और नीचे बेटा जी आपका क्या आ गया, 2Na, नीचे आपका क्या आ गया, 2Na। होपफुली दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ जी, आई होप अब तो दिख ही रहे। यहां पे दोनों जगह Na Nb था, तो मैंने दोनों जगह क्या कर दिया बेटा, Na कर दिया और x बार ए और x बार b कर दिया। तो अब Na बेटा जी मैंने कॉमन ले लिया यहां से, और मैंने Nb की जगह भी Na क्यों लिखा, क्योंकि कंडीशन क्या है, Na बराबर किसके, Nb के, ठीक है। अब देखो Na में कॉमन ले लेता हूं, अब Na में कॉमन ले लेता हूं तो बेटा जी आपका अंदर क्या रहेगा, x बार ए प्लस x बार b, और नीचे क्या रहेगा, 2Na। तो Na से Na क्या दिख गया आपको, कैंसिल दिख गया। तो अगर Na से Na कैंसिल दिख गया तो आप सब समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका यही आएगा जो यहाँ पे अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक है बेटा। आइए चलिए आगे चलते हैं। और हाँ जी,
आइए जरा देखिए आपका, इसी का एक और पॉइंट डिस्कस करता हूं। एक और पॉइंट ये है बेटा आपका, इफ, क्या लिखा मैंने, इफ एक्स बार ए बराबर है एक्स बार बी के। आई रिपीट, इफ एक्स बार ए बराबर है एक्स बार बी के, ठीक है ना, ये कंडीशन है बेटा। क्या है बच्चे, कंडीशन। तो अगर एक्स बार ए बराबर है एक्स बार बी के, देन एक्स बार ए बी, एक्स बार ए बी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक्स बार ए बी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स बार ए के, जो कि पहले से ही बराबर है एक्स बार बी के। आई रिपीट कि आपका अगर कभी आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और एक्स बार ए जो है और एक्स बार बी बराबर दिया जाता है, दोनों ग्रुप्स का डेटा दे रखा है और एक्स बार ए और एक्स बार बी बराबर दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में एक्स बार ए बी निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका एक्स बार ए बी वही आएगा जो एक्स बार ए है, और एक्स बार ए तो पहले से ही किसके बराबर है, एक्स बार बी के, मतलब कोई नया नंबर नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तुमने कहा सर ऐसा क्यों, तो बिल्कुल बेटा जी इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, और अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, आप मुझसे यही पूछ रहे हो कि वाई, तो देखो अगेन इस फॉर्मूले पे ध्यान दो और मैं आपको जवाब दे रहा हूं बेटा। एन ए एक्स बार ए, एन बी एक्स बार ए, और एन ए प्लस में एन बी। दिख गया? तुमने कहा सर क्या करा आपने, बेटा कुछ नहीं करा, इसी फॉर्मूले को लगाया, लेकिन एक्स बार बी की जगह भी क्या दिखाया, एक्स बार ए ही दिखाया। आप जानते हो क्योंकि एक्स बार ए और एक्स बार बी क्या है, बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब फाइनली आप सबको दिख रहा है यहां पे से एक्स बार ए न्यूमरेटर में से क्या आ सकता है बच्चे, कॉमन। तो अगर एक्स बार ए आपका कॉमन आ सकता है, अच्छा नीचे भी क्या बचा आपका, एन ए प्लस में एन बी, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले को यूज मैंने करा, कंडीशंस के हिसाब से चला, मेरा फाइनल आंसर क्या बचा बेटा, एक्स बार ए। तो मैंने यही तो कहा था कि एक्स बार ए बी बराबर होगा एक्स बार ए के, जो कि पहले से ही बराबर है किसके, एक्स बार बी के। देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि आप अब जो ये चीज सीख रहे हो, इनको कुछ लोग शॉर्टकट्स कह देते हैं, मुझे भी कई बार शॉर्टकट्स बोलना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली मैं पर्सनली मैं बिलीव ही नहीं करता कि ये शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स कुछ अलग चीज होती है, ठीक है ना। और यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि जैसे आपने देखा कि मैंने क्या बात बता दी कि अगर एन ए और एन बी बराबर हों तो आप बेटा जी क्या करोगे, एक्स बार ए प्लस एक्स बार बी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। एक्स बार ए प्लस एक्स बार बी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो तुमने ये याद कर लिया, लेकिन मैंने फिर आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा क्यों कर लोगे। फिर उसके बाद लेकिन पेपर में मैं ये जस्टिफाई करने की जरूरत थोड़ी है, पेपर को कौन पूछ रहा है तुमसे, पेपर तो ये पूछेगा कि भाई आपको डेटा दिया जाएगा ऐसे एन ए एन बी एक्स बार ए एक्स बार बी, बताओ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, एक्स बार ए बी निकाल के बताओ। तो आप क्या देखोगे, अच्छा एन बराबर है दोनों के, बस कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ये सब भी तीनों को प्लस कर डिवाइडेड बाय 2 कर दे, काम आंसर आ गया। कल को ऐसे ही डेटा दिया जाए, आपने देखा अच्छा यार ये तो दोनों एवरेज बराबर है, तो अब जब दोनों एवरेज बराबर हैं तो चाहे n बराबर हो चाहे ना हो, दोबारा सुन लो, इस कंडीशन के बाद आपको ये ध्यान नहीं देना कि सर n बराबर होंगे तो, सर n बराबर नहीं हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एक्स बार ए और एक्स बार बी बराबर हैं, तो n की इररिस्पेक्टिव ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ n, आपका एक्स बार ए बी क्या आएगा, एक्स बार ए के बराबर ही आएगा या एक्स बार बी के बराबर ही आएगा, तीनों मतलब सेम आएंगे, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन है वही आपका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है।
कोई दिक्कत इस चीज को लेके? होपफुली आपका ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा, ठीक है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक काम करेंगे, फटाफट से इसे पॉज करके वीडियो को और ये सारे नोट्स कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देंगे। हाँ जी बेटा, आइए उसके बाद प्रॉपर्टी सेकंड के बाद हम डिस्कस करते हैं आपके साथ प्रॉपर्टी 3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 3 क्या है बेटा, देखो मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ, एक मिनट रुकना बेटा, sum of squares of deviations taken from arithmetic mean will always be equals to, या मैं ऐसे बोलूंगा, will always be least, और least मतलब that is minimum, will always be least that is minimum। तो देखो बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि मिनिमम वर्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है ना। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले देखिए, जैसे ही वर्ड सम आएगा तो हमें एक ही चीज के बारे में सोचा जाएगा, क्या बोलते हैं इस साइन को, सिग्मा। क्या बोलते हैं इस साइन को, सिग्मा। अब उसके बाद क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो अगर आपका स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन लिखा हुआ है तो बेटा एक बात बताओ, तुम सबको पता है डेविएशन वर्ड आते ही हमें समझ में आता है कि एक्स की सभी वैल्यू में से कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, माइनस होगा। एक्स की सभी वैल्यू में से कुछ ना कुछ क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको तो बेटा जी क्या वर्ड कहा जाता है, डेविएशन। लेकिन दोस्तों यहां पे सिर्फ डेविएशन नहीं, बल्कि क्या है बच्चे, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। क्या है बेटा आपका, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो समझ में आ गया कि इन डेविएशन वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इन डेविएटेड वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम सारी बातें छोड़ो, सम वर्ड का मतलब भी पता था, डेविएशन का ही पता था, स्क्वायर वर्ड आ गया तो ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये तो बताओ डेविएशन लेना किससे है। तो आगे पता चला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम, इस बार भी किससे लेना है बेटा, अर्थमेटिक मीन से लेना है। यानी कि इस बार भी एक्स की सभी वैल्यू में से क्या माइनस होगा, अर्थमेटिक मीन। कुछ बच्चों को अगर ये लगे कि जब भी अर्थमेटिक मीन माइनस करते हैं एक्स वैल्यूज में से, इसी को डेविएशन कहते हैं। अरे नहीं भाई, किसी भी नंबर को माइनस करने को, मैंने पिछली क्लास के अंदर बता रखा है, किसी भी नंबर को आपका माइनस करने को डेविएशन कहते हैं। दोबारा बताए तो ये जो प्रोसेस होता है, डेविएट करना मतलब डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस निकालने के लिए चीजों को क्या करना पड़ता है, माइनस। तो बेटा इन सब को जो माइनस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, डेविएशन। और सुन लो, ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं, ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं, इसके लिए भी बताया तो, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो आपका क्या, डेविएटेड वैल्यूज। क्या वर्ड यूज करते हैं, डेविएटेड वैल्यूज। तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो इस तरीके से मैंने यहां पे बता रहा हूं। तो देखो यहां पे सम वर्ड आते ही ये वाला साइन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन वर्ड आते ही एक्स में से माइनस कर दिया, लेकिन क्योंकि स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन था तो स्क्वायर कर दिया। और हम कह रहे हैं कि आपका इट विल बी ऑलवेज बी लीस्ट, यानी कि ये क्या होगा, मिनिमम।
अब तुमने कहा सर एक बात बताओ, ये मिनिमम तो होगा, लेकिन ये मिनिमम किससे होगा? आपकी बात ठीक है, मिनिमम तो होगा, लेकिन ये मिनिमम किससे होगा? तो बिल्कुल मैं इस बात को समझाता हूं बच्चे। जैसे आप लोगों में से जिन जिन बच्चों ने मेरी पहली वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी की प्रूवमेंट देखी थी, ठीक है ना, मैं चाहूं तो इसको भी एज इट इज प्रूव कर सकता हूं। आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देके दिखाया कि हाँ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्या? सम डिवाइडेड बाय नंबर। फिर मैंने आपको जो ये शॉर्टकट ट्रिक्स बोलते हैं जिस चीजों को, उसके बारे में भी बताया कि भाई Na बराबर NB के होता है। तो सिर्फ मैंने ये नहीं बोल दिया कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऐसे निकलता है, नहीं, क्यों होता है ऐसे, उसका भी जस्टिफिकेशन आपको दिया। फिर जब अगर आपका इसी फॉर्मूले के अंदर बताया कि अगर दोनों ग्रुप्स के मीन बराबर है तो अब आपको अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। यहाँ पे भी मैंने बस इस बात को यहीं तक नहीं छोड़ दिया, बल्कि यहाँ पे जस्टिफाई करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? तो अब मेरी बात सुनो, मैं चाहूं तो ये भी प्रूव कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप में से जितने बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड होंगे उनको ये बात पता होगी कि किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। याद है ना, डिफरेंशिएशन में होता था ना मैक्सिमम मिनिमम। अब यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएशन के हिसाब से इस बात को प्रूव करने लग जाऊं तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों को पास मैथ्स नहीं था, या जिन ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास था सर लेकिन नहीं था, मैंने कहा मतलब कह रहे सर था पर आता नहीं था, ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए कि उन बच्चों को भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाया, इस वाली प्रॉपर्टी को भी न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाता हूं और समझाता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और देखिएगा x की वैल्यू ली मैंने 2, 4, 6, 8। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले रहा मैं, क्योंकि जिससे काम जल्दी कॉन्क्लूड हो। आप सब यहाँ पे आप देखें कि इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा, तो अभी निकाल लेते हैं। और ऐसा आपको सबको पता है कि x की सभी वैल्यू में से यहाँ पे भी x बार माइनस होगा, लेकिन सिर्फ इस बार x बार ही नहीं बल्कि माइनस करने के बाद उनका स्क्वायर भी होगा। अच्छा जी, तो आप जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और अर्थमेटिक मीन निकाल लेता हूँ इस डेटा का। तो 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन में 4, तो अर्थमेटिक मीन आ गया और 5 आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, तो आप जरा देखो, सब में से 2 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर और 8 - 5 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने पे देख लो, 2 - 5 -3, लेकिन उसका स्क्वायर कितना हो गया 9। 4 - 5 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, क्या वर्ड बोल रहा हूं ध्यान से सुनो छोटी छोटी बातों को, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन आपका कितना आ रहा है बेटा 20 आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि ये आपका मिनिमम है, मैं कह रहा हूं कि ये आपका मिनिमम है, ठीक है ना। तुमने कहा सर, मतलब दोबारा से बच्चे का वही क्वेश्चन था कि सर दोबारा से ये बात समझ नहीं आ रही कि मिनिमम तो है, किससे है मिनिमम। जब भी आप कभी किसी पर्सन को बोल दो, क्लास में बोल दो कि दैट यू आर द टॉलेस्ट, तो चाहे मैं क्लास में बाकी किसी बच्चे का नाम ना लूं, लेकिन तब भी मैंने उसकी हाइट को बाकी सबकी हाइट से कंपेयर किया ना, तो बच्चा भी मुझसे ये कहता है कि सर ये मिनिमम तो है, लेकिन किससे है मिनिमम। तो बेटा जी मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे बोलूंगा कि अगर स्क्वायर ऑफ डेविएशन, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अदर देन अर्थमेटिक मीन हो, जैसे इस डेटा का अर्थमेटिक मीन कितना है 5,
तो आप 5 के अलावा कोई भी नंबर बोलो। तो जब आप स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन करोगे, जब आप स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन करोगे, तो आपका जो टोटल आएगा वो इस वाले स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा आएगा। तो देखिए जरा चेक कर लेते हैं बेटा। मान लिया मैंने x की सभी वैल्यू में से क्या माइनस कर दिया। सपोज कर लो बच्चे ने कहा कि सर जैसे अर्थमेटिक मीन 5 था ना, मैंने कहा कह रहा आप एक काम करो, आप 9 माइनस करो सब में से। मैंने कहा ज्यादा बड़ा नंबर क्यों बोलना चाहते हो आप? कह रहा बस ये पर्पस है सर कि सिर्फ ये पर्पस है कि भाई आपका पता चल जाए ना ज्यादा बड़े नंबर से। बच्चे ने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है जब जितना ज्यादा बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूज उतनी छोटी होंगी और उनका स्क्वायर भी छोटा होगा। मैंने कहा अच्छा भाई चेक करते हैं। तो आप सबको पता है कि आपका यहां पे अगर देखा जाए तो आपका 2 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा जी आपका कितना 2 माइनस 9, 7 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49। ये तो अकेला ही नंबर इससे बड़ा है। उसके बाद यहां पे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25, 9 और 1। तो अब यहां पे अगर मैं टोटल करता हूं बेटा तो आई थिंक आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि देख लो स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का टोटल, आई रिपीट स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का टोटल अदर देन मीन कितना आ रहा है बेटा, आप वेरीफाई कर लो। और आपका 84 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे 84। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 4 9 प्लस 2 5 प्लस 9 प्लस 1, हाँ बिल्कुल 84 आ रहा है। ठीक है। कुछ बच्चे ने कहा सर आप, मैं समझ गया आपकी चालाकी, हमने तो किसी ने बोला नहीं, आपने अपनी मर्जी से बड़ा नंबर ले लिया। और बड़ा नंबर ले लिया तो हुआ क्या कि जब हम माइनस कर रहे हैं वैसे तो नेगेटिव में आ रहा है, छोटा ही आ रहा है, लेकिन उनका स्क्वायर करने पे वो क्या बन जा रहा है पॉजिटिव। तो इस वजह से आपका ये प्रॉपर्टी सही फिट हो रही है। आप एक काम करो सर सजेशन दें हम आपको। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, अब मैं आप लोगों की सजेशन के हिसाब से चल लेता हूँ। तो जरा देखो, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर ऐसा है, अब आप माइनस करोगे और सब में से 1 माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे 1। मैंने कहा मतलब, कह रहा आपने बड़ा लिया है, मुझे लगता है कि आपको गलत प्रूव करना है तो मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, अगर गलत प्रूव हो जाए तो अच्छी बात है। तो अब जरा देखो, सबसे पहले तो हाँ जी, तो अब जरा देखो सब में से अब मैं क्या माइनस कर रहा हूं 1। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका 25। और उसके बाद आपका 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 49। लो भाई, बात नहीं बनी। अगर किसी का मन कर रहा हो 2 ले लो, 3 ले लो, भाई कुछ भी ले लो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का टोटल, ये भी कोइंसिडेंस है, मैंने 1 लिया और 84 आ गया। आप कुछ भी नंबर लेके देख लेना घर पे कि आपका मिनिमम आएगा। आई रिपीट यहां पे कि भैया मिनिमम आएगा, ठीक है, लेकिन मिनिमम तभी आएगा जब स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन किससे होगा बेटा, अर्थमेटिक मीन से होगा। जब स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन किससे होगा बेटा, अर्थमेटिक मीन से होगा। ठीक है बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने डेविएशन का स्क्वायर किया, अगर आपने डेविएशन का स्क्वायर किया, ठीक है ना, तो डेविएशन के स्क्वायर का जो सम होगा वो मिनिमम तभी होगा जब आपका डेविएशन किसी और से नहीं बल्कि अर्थमेटिक मीन से होगा। जब आपका डेविएशन किसी और से नहीं बल्कि अर्थमेटिक मीन से होगा। ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी यही कहती है। देख लो, अब चाहे तो वेरीफाई कर लो। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन।
क्या बोला? टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी लीस्ट, और ये जो है वो आपका कैसा रहेगा? लीस्ट रहेगा, यानी कि मिनिमम रहेगा। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन की मैंने प्रॉपर्टीज आपको यहां पे सारी की सारी बता दी, ठीक है। और ऑलमोस्ट अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड मैंने आपको सारा कुछ ही यहां पे लिखवा दिया है, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे और उससे आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसी चैप्टर का मैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या? ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जी, तो बेटा एक तो ये आपके सामने डिस्कस करी थी मैंने, कौन सी? प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक मीन की। तो एक तो बात ये है बेटा कि अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा जो लाइव क्लास होगी, ठीक है। और मैं आपको म्यूट ही रखूंगा क्योंकि मैंने देखा है अनम्यूट करने पे दिक्कत आती है। जब मैं अपनी बात कह दूंगा तब मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है बेटा। तो आइए इससे थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो एक क्लास मेरी आपके साथ जूम ऐप के थ्रू हुई थी जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी कि ब्लर आ रही है सर स्क्रीन या कुछ ऐसा, तो इसीलिए मैं वो वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन का। और उस दिन तो छोटा सा पार्ट बताया था, अब मैं उसे थोड़ा सा और आगे जाके एलुब्रेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट है आपका ज्योमेट्रिक मीन। क्या वर्ड बोला मैंने? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन जो है उसकी डेफिनेशन है बेटा, और दोबारा बता रहा हूँ। डेफिनेशन लाइव क्लास में बताया था लेकिन वो लाइव क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट का भी रिकॉर्डेड वर्जन हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इट इज द nth root of product of n positive observations. It is the nth root of product of n positive observations. तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बेटा जी आपका ये डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की, और जिसको मैं बिल्कुल डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन जैसे उस क्लास में भी मैंने बताया था, जो बच्चे उस क्लास में थे तो वो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने इस बात को समझाया था कि अगर कल को आप समझो, मैंने ज्योमेट्रिक मीन को कट शॉर्ट में ऐसे बोला था कि भाई अगर आप ये मान के चलो कि अगर दो नंबर है फॉर ए एंड बी, अगर दो नंबर है ए और बी, तो आपको बेटा जी क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट और फिर उसके बाद उनका स्क्वायर रूट। ध्यान रखना ये साइन जो होता है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना ऐसे, ठीक है अभी भी सही है, तो समझ जाना कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है। अच्छा जी, अगर आपका
3 ऑब्जर्वेशन है ए, बी एंड सी, तो ज्योमेट्रिक मीन जो है तीनों का बेटा जी प्रोडक्ट किया जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट किया जाएगा और फिर क्या निकाला जाएगा, क्यूब रूट। अगर आपकी 4 ऑब्जर्वेशन है ए, बी, सी एंड डी, तो अगर आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सबसे पहले चारों का प्रोडक्ट किया जाएगा और साथ के साथ आपका फोर्थ रूट किया जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। और ए और बी का बता दिया, फिर 3 नंबर लिए ए बी सी का बता दिया, फिर 4 नंबर लिए ए बी सी डी, तो उसका ही बता दिया। तो अब ए बी सी डी तक समझ में आ गया है या बिल्कुल जेड तक लेके जाऊं? आई होप आप समझ गए होंगे कि इतने में ही क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी, उम्मीद करूंगा। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर बात करें तो अब मैं इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता हूं, और इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता हूं। देखिए जरा, डेफिनेशन क्या कहती है, nth रूट ऑफ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे एक बात सुनो, सबसे पहले अगर कल को आपका सबसे पहले कल को अगर n ऑब्जर्वेशन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x1, x2, x3, x4, x5, कहाँ तक जाऊँगा बेटा? ऑब्वियसली आखिरी में मुझे ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा xn। तो सबसे पहले इन सब का प्रोडक्ट किया जाएगा और इनका प्रोडक्ट करने के बाद आप सबको पता है कि यहाँ पे रूट तो होगा, इन सभी के प्रोडक्ट्स का रूट तो होगा, लेकिन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट नहीं, बल्कि कौन सा, nth रूट होगा। कौन सा रूट होगा बच्चे? nth रूट। ठीक है बेटा। और अब जरा देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा है इट्स द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जी n ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट कर लिया, साथ के साथ उनके प्रोडक्ट का फिर रूट कर दिया, और रूट कौन सा, nth रूट कर दिया। एक बात जो मेरे को यहाँ पे जरूर बतानी चाहिए कि भाई ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो आप, तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस, आई रिपीट, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस कैसी होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकल के आता। तुमने कहा सर ऐसा क्यों? तो रीज़न है भाई आपका, आप सबको पता है कि जो रूट होता है बेटा, जैसे अगर मान लिया मैं बात बताऊं कि जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस तरफ लिख देता हूं मैं, ये देखो एक अलग कॉन्सेप्ट है ये, और ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर कल को आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़े -4 का, किसका बेटा, -4 का, नॉट पॉसिबल। क्या बोला मैंने, नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा, नेगेटिव की वैल्यूज का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। आप समझ रहे हो बात को? बल्कि मैं पूरी बात बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात छोड़ के ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन बेटा यहाँ पे बेसिकली सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाना होता, यहाँ क्लैरिटी देने के लिए पढ़ाना होता है, जिससे पेपर में आप एक इम्प्रेशन डाल सको, आई मीन टू से पेपर अच्छा कर सको। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका -4 यानी कि मैंने लिखा नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है वो तो जानते भी हैं इस बात को कि कोई नई चीज़ नहीं बता रहा मैं। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐसे नंबरों को हम पता है क्या नाम देते थे, याद दिला देता हूँ। ऐसे नंबरों को नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबरों को नाम दिया जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको देख लो कैसे डील करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका -4 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो 4 × -1 लिख सकते हो। उम्मीद करूँगा यहाँ पे ये बात सबको समझ में आती है, मैथ्स हो चाहे नॉन मैथ्स हो। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इस -1 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे आई स्क्वायर से। तुमने कहा ऐसा क्यों, बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है बेटा आपका आयोटा, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और आई स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आई की वैल्यू क्या होती है, नहीं, आई की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने -1 की जगह क्या लिख दिया, आई स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद देखो जरा, साथ के साथ यहाँ पे ये हो गया आपका 4i²। तो बेटा फाइनली इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2i। क्या आ जाएगा बेटा, 2i। तो कहीं ना कहीं आपका अगर ये 2i आ जाता है तो आप देख सकते हो कि आपने इसका स्क्वायर रूट तो निकाला, मतलब स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकाली, लेकिन नॉर्मल नंबर्स की नंबर टर्म्स में नहीं, बल्कि किसके टर्म्स में, आई की टर्म्स में। किसके टर्म्स में निकाल के दी, आई की टर्म्स में। और आई की टर्म्स में निकालने की वजह से ही ऐसे नंबरों को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि अगर मुझसे कोई आई पूछे तो मेरे पास आई का जवाब नहीं है कि आई की वैल्यू क्या है, मेरे को हमेशा इस नंबर को सिर्फ किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, आई की टर्म्स में। तो इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं, अब आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। साथ के साथ जी, साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स क्यों बोला था। उस दिन लाइव जब क्लास हो रही थी तो मेरा कंसंट्रेशन जो था वो काफ़ी कुछ इसी बात पे रह रहा था कि कौन सा बच्चा एग्जिट कर गया, फिर एडमिट करने के लिए बार बार प्रेस करना पड़ रहा था। तो मैं उस बात को उस दिन मैंने उठाया भी नहीं था, स्पेशली बोल के कि मैं इसको अलग से बताऊँगा। तो मैंने अब आपको हाथों हाथ बता दिया कि क्यों ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी या जो एक्स वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया आपको। अब देखो, फिर मैंने उस दिन ना आपका एक शॉर्टकट भी सिखाया था, एक शॉर्टकट बताया था ज्योमेट्रिक मीन का, वो दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे अगेन मैं कहूँगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला दूसरे तरीके से भी होता है, अभी वो शॉर्टकट वाली तरीका भी बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बात को भी समझो। देखो एक्चुअल में क्या है कि आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, इन्हें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग कहा जाएगा, या लॉगरिदम फंक्शन, या जो भी आप बोलो, ठीक है, लॉगरिदमेटिक फंक्शन या कुछ भी, लॉग लिख दो या सिर्फ पूरा लिख दो। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं, इसकी प्रॉपर्टी देख लो पहले, क्योंकि कुछ मैं प्रूव करने वाला हूं। और देखो, अगर आपका लिखा है log AB, तो इसका मतलब होता है बेटा जी क्या, आपका log A प्लस में log B, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये प्रॉपर्टी है log की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा हुआ है log 6, तो log 6 जैसा कि आप जानते ही हो बेटा, log 6 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को लिख सकते हो ना। तो अगर ऐसा लिख सकते हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर माई प्रॉपर्टी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log 2 प्लस में log 3। क्या कर सकता हूँ बेटा, log 2 प्लस में log 3। अगली प्रॉपर्टी देखो बच्चे, अगली प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि कल को अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में आए और उनके साथ लॉग लगाया जाए, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में आए और उनके साथ लॉग लगाया जाए तो आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लेकिन अगर कल को दो चीज़ डिवीजन में आए, क्या बोला, सॉरी, दो चीज़ डिवीजन में आए, ठीक है, और उनके साथ लॉग लगाया जाए, उनके साथ क्या करा जाए बेटा, लॉग लगाया जाए, तो उस सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी देखो लॉग की कैसे बनेगी, log A माइनस log B।
क्या वर्ड बोला मैंने? लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है बेटा, अब इससे आगे चलते हैं और इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। एग्जाम्पल देखो, आपका अगर लॉग आपका 5 लिखा है, ठीक है, तो सब जानते हैं लॉग 5 को आप क्या लिख सकते हो? लॉग 10/2। लॉग 5 को क्या लिख सकते हो? लॉग 10/2। और आपका log 10 माइनस log 2, आपका log 10 माइनस log 2। ठीक है ना? तो 5 को 10/2 लिख सकते हैं, तो एज यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो? log 10 माइनस log 2। और प्रॉपर्टी, हाँ एक प्रॉपर्टी और सिखा देता हूँ, देखो पता नहीं क्या हो गया इस मार्कर को। हाँ जी, अगर मान लिया आपका log a है और उसकी पावर में k है, अगर log a दे रखा है और उसकी पावर में क्या दे रखा है? k दे रखा है बेटा, तो एज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इसको आप लिखोगे k आगे आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय log a। इसको आप कैसे लिखोगे बेटा? k मल्टीप्लाई बाय log a। ठीक है, तो अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे? देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा हुआ है log 8, तो सबको पता है कि आप अगर चाहो तो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो फिर आप ये भी लिख सकते हो 3 आगे आ जाएगा log 2 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी बेटा बता दी यहाँ पे, ठीक है बच्चे, जो कि log रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और बेसिकली ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने बता दिया। और जो बच्चे 12th में आपका डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमेटिक फंक्शन पढ़ा था वो वहाँ यहाँ पे पढ़ के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो लॉग का शॉर्टकट तो अभी सिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। और देखो सबसे पहले तो आपका हाँ जी, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ज्योमेट्रिक मीन, और आपका x1, x2, x3, xn और होल के प्रोडक्ट की पावर कितना? 1/n। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या वर्ड बोला? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो आपका log gm इस तरफ भी लॉग लगा दूंगा और इस तरफ भी लॉग लगा दूंगा, इसीलिए मैंने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहां पे ध्यान दो, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जो पावर में होता है वो कहाँ जाता है? आगे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आपका ये कहाँ आगे आ जाएगा ना बेटा? log के भी आगे आ जाएगा। तो ये लो जी मैं लिख भी देता हूँ, और 1/n आगे आ गया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक स्टेप साथ साथ, 2 स्टेप एक साथ ही कर दूँ। अब ये 1/n आगे आ जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब ये log ब्रैकेट के अगर अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में किस में है? मल्टीप्लिकेशन में, और इनके साथ क्या लग रहा है? log। तो तुम सबको अभी पहली प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी कि जब भी 2 चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हों और उनके साथ log लगाया जाए, तो log a b को कैसे लिख सकते हैं? log a प्लस में log b। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं? log x1, log x2, log x3, और ऐसे चलते 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 कहाँ तक? log xn तक। ठीक है ना बेटा? चलते चलते कहाँ तक? log xn तक। तो अब आगे चलते हैं, और आपका log gm, इन सब को बेटा जी प्लस करते हैं, सिग्मा log x। ठीक है बेटा?
क्या बोला, सिग्मा लॉग एक्स। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, जैसे अगर आपकी वैल्यूज़ हैं x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 4 और x3 इक्वल टू 6, तो अगर मैं इन सब का टोटल लिखा जाएगा तो यहाँ पे सिग्मा एक्स ही आएगा ना बच्चे। तो मैंने x1, x2, x3 के टोटल को क्या लिख दिया, सिग्मा एक्स। तो मैंने यहाँ पे log x1, log x2, log x3, log x4, log x5, log x6 और सबके प्लस को क्या लिख दिया, सिग्मा log x। ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात समझ में आई गई होगी। तो मैं ये इररेलेवेंट है अभी के लिए, तो मैंने रब कर दी। साथ के साथ आपका एक चीज़ और बता दूँ, वो ये कि एक तरफ का लॉग जब दूसरी तरफ जाता है तो आपका बेटा जी क्या बन जाता है, एंटी लॉग। क्या बन जाता है, एंटी लॉग। रिवर्स ऑफ लॉग है बेटा, कुछ और नहीं है। क्या है, रिवर्स ऑफ लॉग है। ठीक है। सो दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और तुमने कहा सर हमें कौन सा याद रखना है, बेटा देखो आपके पेपर जिस तरीके का है, आपके पेपर में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो 99% चांसेस हैं कि इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आएंगे। क्या वर्ड बोला मैंने, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आएंगे। ठीक है बेटा। और अगर थ्योरेटिकल कुछ पूछा जाएगा तो इस पे पूछा जाएगा। लेकिन बात ये आती है बेटा कि अगर तुमने कहा सर फिर ये प्रूवमेंट क्यों बताया, बेटा प्रूवमेंट आप मत लिखना, मुझे कोई शौक नहीं है आपको लिखवाने का। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि कल को कभी मैं ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करूँ, कभी मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर ये बात क्या है, कभी कोई सा फॉर्मूला लगा देते हो, कभी कोई सा फॉर्मूला लगा देते हो, है कौन सा फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे ये प्रूव करके ये दिखा दिया कि ये ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं बल्कि कैसी हैं, सेम है। ठीक है ना यार। ये वही वाली बात है कि आपके घर में कार भी है, आपके घर में स्कूटी भी है, आपके घर में बाइक भी है। किसी जगह पे जाने के लिए आप कार यूज़ कर सकते हो, किसी जगह पे जाने के लिए आप स्कूटी, या किसी जगह जाने के लिए बाइक यूज़ कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर जगह को डिसाइड करो तो बाइक भी चली जाएगी। आप कहो कि सर 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो हाँ किसने मना करा है, बाइक नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। सस्ती से सस्ती बाइक भी जा सकती है, स्कूटी भी जा सकती है, गाड़ी भी जा सकती है। लेकिन आपको क्या देखना है कि आपका कंफर्ट किस में ज़्यादा है। तो ऐसे ही बेटा जी ये भी ज्योमेट्रिक मीन का ही फॉर्मूला है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। आंसर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही आता है, डेसिमल्स में फ़र्क आए तो आए, लेकिन वैसे सेम ही आता है। लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये डिपेंड करेगा आपके कंफर्ट के ऊपर। तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि ये दो बातें सेम है। आप, मैं कहूँगा अगर आप इग्नोर करना चाहते हो इग्नोर कर दो, ये प्रूवमेंट जो मैंने लिखी है मत ध्यान देना। इस प्रॉपर्टीज़ पे अभी भी ध्यान देना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ तो और भी कई जगह पे लग सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रूवमेंट नहीं सिखाने का पर्पस था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो दिमाग लगाया इस पर, अब इसके बाद आज के बाद ये एक श्योरिटी आ गई कि कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये फॉर्मूला कब लगेगा, क्योंकि आप कन्विंस हो चुके होने चाहिए कि ये दोनों फॉर्मूले अलग नहीं बल्कि कैसे हैं, सेम। ठीक है। तो सबसे पहले एक तो रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे कॉपी कर लो, और अगर बात करी जाए तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से लिख देता हूँ how to find, excuse me, how to find nth रूट। क्या बोला, हाउ टू फाइंड nth रूट। ठीक है। तो देखो बच्चों, हाउ टू फाइंड nth रूट की अगर बात करें तो मैं इसके यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर लेता हूँ। 1 2, तीसरा स्टेप यहाँ लिखूँगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद 4th स्टेप और उसके बाद 5th स्टेप, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखिए, रीज़न है कुछ इसी ऑर्डर में लिखने के पीछे है कि आपको समझाने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको कभी भी किसी का nth रूट निकालना है। एग्जाम्पल लो, मान ली मैं कहता हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा।
हाँ, अगर आपको कल को ऐसे लिखना हो m का nth रूट, जिस चीज़ को आप ऐसे भी लिख देते हो, तो ये जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। अगर ये 2 होता तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो 1/2 लिखोगे पावर में। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है n की जगह पे, तो जब इस फॉर्म में लिखोगे तो 1/3 लिखोगे। तो देखो, सबसे पहले तो कैलकुलेटर पे आपको क्या करना है, जिस नंबर का रूट निकालना है, आई रिपीट, जिस नंबर का रूट निकालना है पहले आप उसे लिखो। जैसे यहाँ पे किसका रूट निकालना है हमें, m का। किसका रूट निकालना है हमें, m का। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया, m लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स के नाम पे ये कैलकुलेटर पे लिखने के बाद, कैलकुलेटर की बात हो रही है, आपको स्क्वायर रूट का जो साइन होता है इसको प्रेस करना है कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस किससे करना है बेटा, एक नंबर माइनस करना है। तुमने कहा सर कोई सा भी रूट निकाल लें, कोई सा भी रूट निकाल लो, आपको माइनस क्या करना है, एक नंबर। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप यहाँ था, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चे, डिवाइड। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है बेटा, अगर यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो 3 आएगा ना यहाँ पे, तो आप 3 से डिवाइड कर देना। अगर यहाँ 4 होता, फोर्थ रूट होता, तो 4 से डिवाइड कर देना। अगर 5 रूट होता तो 5 से कर देना। अगर 6 रूट होगा तो 6 से करने लेना। उम्मीद करना चाहिए कि अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय क्या लिख दिया, n, क्योंकि यहाँ पे आप कौन सा रूट निकाल रहे हो, nth रूट निकाल रहे हो। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो इस तीसरे स्टेप से पहले 2 स्टेप थे इनके रिवर्स करने हैं। तो यहाँ पे -/1 था, तो अब आपको क्या करना होगा, प्लस कितने से, /1। उसके बाद आपका, मैंने उस समय वैसे कैलकुलेटर में सिखाया था, ठीक है ना। और आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार करना होगा, 12 टाइम्स। तो एक चीज़ याद रखना, मैं एक काम करूँगा, आप YouTube पे मेरी चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो बोर्ड पे भी सिखा सकता हूँ, लेकिन YouTube पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो डालूँगा, ठीक है ना। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड द nth रूट। फिर मेरा वहाँ पे फोकस सिर्फ किसके ऊपर होगा, कैलकुलेटर के ऊपर होगा। यहाँ पे मैं स्ट्रगल करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा वहाँ से देख लो, क्या जो मैं आपको बेसिकली nth रूट निकालना जो सिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। आप चाहो तो एक बार पहले भी करके बताया था, एक बार करके बता देता हूँ और देख लीजिएगा। यहाँ पे यही लिख देता हूँ और देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना, आपका मैंने सिंपल सा बताया था 1024 का। हाँ जी, तो आपको मैं पहले nth रूट निकालना सिखा दूं। ये देखो 0 पे है कैलकुलेटर, और होपफुली आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मुझे अभी क्या करना है, हाँ जी, तो देखो बेटा, सपोज कर लो हमने 1024 का 10th रूट निकालना है। 1024 का 10th रूट, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और मुझे पता है पहले से कि 1024 का जो आपका 10th रूट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। तो अब वेरीफाई करते हैं कि आपका यहाँ पे 10th रूट कैलकुलेटर में जो ट्रिक सिखा रहा हूँ, जो स्टेप्स लिखवाए हैं, कि वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं कि नहीं। तो देखो 1024 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहला स्टेप हुआ। अगले स्टेप में -1, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिवाइड करा,
कितना रूट निकालना था, 10th रूट निकालना था ना, तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब वापस चलेंगे, +1, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12। और आंसर आप दिख रहा है आप सभी को 2.0010। तो वो जो कि क्या है, पॉइंटों वाली चीज़ों को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। आपको देखो, अगर कल को कभी कोई कह दे कि 3,14,570 का आप निकालो बेसिकली 5th रूट, ठीक है, नहीं कैलकुलेट कर पाओगे बेटा, तो आपके पास ये जो टेक्निक है आसान नंबरों पे अप्लाई करके तुम्हें कन्विंस कर रहा हूँ, लेकिन ये टेक्निक अप्लाई किस पे करनी है, मुश्किलों पे। एक बार और करके दिखाता हूँ। देखो, कोई नंबर ले लेते हैं 343, 343 का 6th रूट, 343 का 6th रूट निकालते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आंसर आएगा कितना, 3, सॉरी, नहीं, 243 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 243, ठीक है। और 243 ले लेता हूँ आपका, और 5th रूट ले लेता हूँ। कौन सा रूट ले लेता हूँ, 5th रूट, ठीक है। आप सबको पता है कि 243 का 5th रूट कौन सा हो गया बच्चे, आपका 3 आ गया। तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा से। देखो, लेने किसी को भी ले लो, लेकिन वो लेने का फ़ायदा उसका है जो आप लोग कहो कि हाँ नहीं सही आ रहा है इससे आंसर। 243, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद -1। पिछली बार मैंने डायरेक्ट फिर क्या कर दिया था आपका, -1 करने के बाद डिवाइड। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि -1 करने के बाद इक्वल टू दबाना है सर या डिवाइड दबाना है। इक्वल टू दबा के डिवाइड दबा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -1, तो अभी मैं क्या है, मेरे को तो स्टेप्स कम से कम करने हैं, तो -1 कर चुका हूँ, सीधा डिवाइड कर रहा हूँ। कितना रूट निकालना था, 5th रूट, 5 से डिवाइड कर दिया। फिर +1, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर देखो क्या है, 3.00 समथिंग। उम्मीद करूँगा कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।